बात करीब 5 साल पहले की है। मेरी शादी 2 साल पूरे हुए थे। मेरा पति का नाम शेखर था। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और हम दोनों अमीर घराने से ताल्लुक रखते हैं। मेरे पति ज्यादातर काम से बाहर ही रहते हैं, जिसके कारण मैं कई महीनों तक घर में अकेली रहती हूँ। मेरे पति वो सब में काफी अच्छे नहीं हैं, मगर बहुत ही कम बार मुझे करते हैं, यानी जब वो घर पर होते हैं तभी। लेकिन जो भी हो, मैं अपने पति से प्यार करती थी और उनके आने तक हाथ से काम चला लेती थी। हमारे बंगले के पड़ोस के बंगले में एक 60 साल के बूढ़े बुजुर्ग रहते थे। उनसे हमारे काफी अच्छे संबंध थे और वो मेरे पिता समान थे। वो भले ही 60 साल के थे, मगर दिखने में वो तंदुरुस्त थे और वो 40 साल के मर्द को भी हरा देते थे। उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि वो जवानी में कुश्ती खेलते थे और अब भी वो उसी तरह का खाना और व्यायाम करते हैं। उनका नाम राजेश्वर सिंह है। एक रात में मेरे पति सोए हुए थे और तभी हमने कुछ धमाके की आवाज सुनी। हम जल्दी से उठ गए और बालकनी से देखा तो राजेश्वर जी का घर आग के लपटों में घिरा हुआ था। राजेश्वर जी बाहर खड़े फायर ब्रिगेड को फोन लगा रहे थे। कुछ ही समय में फायर ब्रिगेड आ गई और आग बुझाने में जुट गई। हम दोनों भी नीचे राजेश्वर जी का हालचाल जानने के लिए चले गए थे। नीचे जाकर देखा तो राजेश्वर जी फूट फूट कर रो रहे थे। मेरे पति ने उन्हें थोड़ी तसल्ली दी तो वो थोड़े शांत हो गए और बोले, मेरा घर जल गया, मेरी यादें राख हो गई, मेरी सब चीजें जल गई। ये कहकर वो फिर रोने लगे। फिर मेरे पति ने उन्हें गले लगाया और बोले, आप हमारे घर चलिए। आप बुझने में फायर ब्रिगेड को 5 बज गए और हम वहीं खड़े रहे। अगले दिन यह हादसा की खबर पूरे शहर में फैल गई। राजेश्वर जी अब भी उदास थे। हमने उन्हें हमारे घर में रहने के लिए बोला। जब तक उनका घर बनकर तैयार नहीं हो जाता। सुबह नाश्ता करते वक्त मेरे पति ने राजेश्वर जी से पूछा कि वो कुछ घर बनाने में मदद कर सकते थे क्या। तो राजेश्वर जी ने कहा, अरे नहीं बेटा, तुमने मुझे रहने के लिए अपने घर में जगह दी, बस वो ही काफी है। तो मैं बोली, घर फिर से बनाने में बहुत खर्चा भी होगा ना। उस पर राजेश्वर जी ने कहा, अरे पैसे की चिंता नहीं है, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, मुझे पैसे की कमी नहीं है। बस दुख इस बात का है कि मेरी यादें जुड़ी थी उस घर से। ये कहकर उनकी आंखें नम हो गई तो मैंने उन्हें गले लगाया और शांत किया। नाश्ता होने के बाद हम सो गए। राजेश्वर जी नीचे गेस्ट रूम में और हम दोनों ऊपर हमारे कमरे में सो गए। एक हफ्ते बाद उनके घर का काम शुरू हुआ और मेरे पति को जरूरी काम से 2 महीनों के लिए अमेरिका जाना पड़ा। हम दोनों यानी राजेश्वर जी और मैं अकेले ही घर पर रह गए। पहले 2-3 दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। फिर एक रात राजेश्वर जी लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। हमारा खाना हो गया था। मुझे सोने से पहले नहाने की आदत थी, तो मैं हर रात की तरह इस रात भी नहाकर बाहर आई। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी देर टीवी देखा जाए, तो मैं नीचे गई। मेरे बाल भीगे हुए थे और मैंने नाइट गाउन पहना हुआ था, जिससे अंदर मैंने कुछ नहीं पहना था और मेरे फिगर उसमें मेरा उभार साफ साफ नजर आ रहा था। मैं राजेश्वर जी के बगल में सोफे पर जाकर बैठ गई। मुझे देख राजेश्वर जी थोड़े अचंभित हो गए। हम दोनों बातें कर रहे थे और उनका ध्यान रह रहकर मेरी खुली टांगों पर जा रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि उनका पैंट बार मार रहा था। मेरी नज़र वहाँ गई और फिर वहाँ से हट ही नहीं रही थी। मेरी नज़र उनके पैंट पर थी। ये देख उन्होंने और वो बोले, अरे बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी पत्नी को मरे हुए 20 साल हो गए हैं, इसलिए मेरी ये अवस्था, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, अरे नहीं, मैं समझ सकती हूँ। तभी टीवी पर कंडोम का ऐड आया और माहौल और भी अजीब हो गया। राजेश्वर जी ने कहा, बेटी तुम टीवी देखो, मैं अपने कमरे में जाकर सो जाता हूँ।
यह कहकर वो उठे तो उनकी लुंगी से उनका उभार साफ साफ नजर आ रहा था। कुछ ज्यादा ही बड़ा सा दिखाई दे रहा था। मेरे चेहरे के सामने ही था। उन्होंने झट से लुंगी सही की और माफी मांगने लगे। मुझे भी उनका देखकर कुछ हो रहा था। मैंने कहा, क्या आप मुझे फिर से दिखा सकते हैं? तो वो बोले, देखो बेटी, ये गलत है। तो मैंने कहा, बस मुझे सिर्फ देखना है। तो वो झिझकते हुए दिखाने लगे। उनका काफी बड़ा, लंबा। मैं देखकर दंग रह गई और मेरा हाथ अपने आप ही उनके ऊपर चला गया। कुछ पल के लिए राजेश्वर जी भी मजे ले रहे थे। फिर होश में आने के बाद वो पीछे हो गए। मैं होश में नहीं थी और मैंने फिर से पकड़ लिया। अब वो भी ज्यादा विरोध नहीं कर रहे थे। राजेश्वर जी बोले, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। मैं अपने काम में मगन थी तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। तो वो बोले, भीगे बालों में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुनकर मैं खुश हो गई और मैं उन्हें देख मुस्कुराने लगी। हमने उस रात सुबह 4 बजे तक किया और हम दोनों थकने के बाद खुद ब खुद सो गए। सुबह के 9:30 बजे मेरी आँख खुली। मैं नींद में से उठी तो देखा कि हम बुरी तरह बहुत बुरे हालात में पड़े थे। मैंने पिछली रात के बारे में सोचा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी और मैंने अपने पति को धोखा दे दिया। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं बाथरूम में जाके लड़खड़ा कर गिर गई। मेरे शरीर में जरा भी जान नहीं बची थी। मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। मैं रेंग रेंग कर रूम के बाहर निकल आई और सीढ़ियों पर लड़खड़ाते हुए चढ़ने लगी। मैं बाथरूम में गई, जैसे तैसे दीवार के सहारे खड़े हो गई और अपने आप को शीशे में देखा तो मैंने पूरे चेहरे पर कई स्थानों पर गंदगी देखी। मेरा पूरा बदन लाल हो गया था। मैं अपने आप को इस तरह देख रोने लगी। बाथटब में जब गर्म पानी भरकर अंदर गई तो शरीर को सुकून महसूस हुआ। मैंने अपनी आंखें बंद की तो पिछली रात की तरह सारी बातें मेरे दिमाग में गुजरने लगी और मैं झट से अपनी आंखें खोल देती। मैं 2 घंटे बाद बाथरूम से बाहर निकल गई और मेरे कपड़े में जाकर पहनने लगी। अब मैं अपने कमरे में ही बैठकर रो रही थी। थोड़ी देर बाद जब मैं शांत हुई तो नीचे चली गई। नीचे गई तो देखा कि कल की रात को पहने हुए कपड़े फर्श पर पड़े थे। करीब 12 बज गए थे और राजेश्वर जी भी कहीं नजर नहीं आए। मैंने उनके कमरे का दरवाजा देखा तो बंद था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि राजेश्वर जी एक कोने में बैठकर रो रहे थे। मैं अंदर गई तो वो मुझे देखकर बोले, बेटी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। मैं कुछ नहीं बोली। फिर वो एकदम से मेरे पैरों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। मैंने देखा, उन्हें खड़े होने के लिए कहा और बोला, बाहर जाकर बात करते हैं। बाहर आकर वो मुझे बोले, देखो बेटी, मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। मैं बोली, आप ऐसा मत कीजिए, आप इस उम्र में कहाँ जाएंगे। मैंने उन्हें यहीं रुकने को बोला और नाश्ता करने के बाद मैं बोली, दोस्त आपका नहीं है, कल रात पहल मैंने ही की। वो बोले, बेटी लेकिन गलती मेरी भी उतनी ही है। तो मैंने कहा, इस बात को यहीं मिटा देते हैं ना। आप कल टीवी देख रहे थे और मैं भी बाथरूम से सीधा आपके कमरे में आ गई। जो हुआ उसे भूल जाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और बोले, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। दोपहर को सोने के बाद मैं शाम को उठी तो देखा कि राजेश्वर जी मेरे बगल में ही नहीं थे। मैं जल्दी से उठी और बिना कपड़ों के ही बाहर लिविंग रूम में गई। मैंने देखा कि राजेश्वर जी किचन में चाय बना रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप चाय भी बना लेते हैं, वाह पहलवान। तो वो भी मुस्कुराने लगे और बोले, वो सब छोड़ो, तुम अब भी ऐसे ही क्यों हो। मैंने कहा, क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी मुझे ऐसे ही रहने में मजा आ रहा है। तो वो बोले, तुम्हारे अंदर इतनी हवस भरी होगी, मुझे लगा ही नहीं था। तो मैंने कहा, सब आपका कमाल है। कुछ देर ऐसे ही बात करते के बाद राजेश्वर जी ने मुझे पूछा, क्या तुम सच में तुम्हारे पति के आने तक मेरे साथ रहना चाहती हो। इस पर मैं बोली, अरे हाँ बाबा, सच में, आप चिंता मत करो, हम दोनों मेरे पति के आने तक खूब मजे करेंगे।
फिर मैं किचन की स्लैब के ऊपर पैर फैलाकर बैठ गई। अब वो भी आ भी जाओ। दोस्तों, मैं इस स्थिति में थी कि अगर मुझे कभी भी करने के लिए बोला जाए तो मैं तुरंत मान जाऊं। राजेश्वर जी ने कहा कि अभी नहीं, पहले चाय पी लेते हैं, फिर करते हैं। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन एक बार भी मेरे पति ने मेरे लिए चाय नहीं बनाई थी। और आज मेरे कुछ दिनों के लिए पति बने राजेश्वर जी ने मेरे लिए चाय बनाई। चाय पीने के बाद मैं राजेश्वर जी की गोद में जाकर बैठ गई और उन्हें चूमने लगी। वो भी मुझे किस करने लगे और मेरे फिगर को धीरे धीरे दबाने लगे। मैंने सिसकारियां लेते हुए कहा, चलो अब शुरू करते हैं। ये कहकर मैं राजेश्वर जी भी अपना पजामा नीचे खिसका कर तैयार हो गए और अपना काम चालू कर दिए। वो बोले, रुको। मैंने कहा, क्या हुआ? तो बोले, तुम्हारी हालत बहुत खराब है, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए तुम्हें। मुझे तो जोश आ रहा था और मैं खुद ही शुरू हो गई। मैंने कहा, अरे वो बाद में देख लेंगे, अभी तो आप काम शुरू करो। और वो भी शुरू हो गए। मेरे मोबाइल की रिंग बजने लगी। मैं इस बात से बहुत गुस्सा हो गई और बोली, यार अब किसका फोन आया? मैं उठी और फोन की तरफ देखा तो मेरे पति का फोन था। मैं थोड़ा हड़बड़ा गई, लेकिन फिर मैंने उनका फोन उठाया। हेलो, कैसे हो? मेरे पति, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बोलते बोलते राजेश्वर जी के बगल में जाकर बैठ गई। मैं फोन पर बात कर ही रही थी और राजेश्वर जी के अपने हाथ में रखा और इशारा किया। मैं उनका इशारा समझ गई और उनका काम करने लगी। मेरे मन में आया, एक पति फोन से बात कर रही हूँ और एक पति के साथ सो रही हूँ। ये सोचकर मैं मुस्कुराने लगी। पति, क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? अरे कुछ नहीं, बस तुमसे बात करके अच्छा लगा। पति, अरे मेरी सोना, अच्छा वैसे राजेश्वर जी कैसे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं? मैंने राजेश्वर जी की तरफ देखते हुए कहा, अरे वो तो बहुत खुश हैं। ऐसे ही करीब 5 मिनट बात करने के बाद मैंने काम का बहाना बनाकर फोन काट दिया। फोन काटते ही मैं झट से शुरू हो गई, राजेश्वर जी, अरे फोन रखते ही शुरू हो गई, वाह क्या बात है। मैंने कहा, वो सब ठीक है, मगर आप मुझे दिन भर करने के लिए बाद भी थके नहीं, वो कैसे? इस पर वो हंसे और बोले, मुझे भी नहीं पता, तुम इतनी हॉट हो कि मेरा मन भरता ही नहीं। मन करता है कि तुम्हें बस देखता रहूं। या फिर पहले मैं पहलवानी करता था, इसलिए मेरा शरीर आज भी मेरा साथ देता है। उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। ऐसा लगा कि मानो वो मुझे समझ सकते हैं। मेरी धड़कनें तेज होने लगी और मैं झट से बोल दिया, राजेश्वर जी, क्या आप मेरे सच में पति बनेंगे? वो ये सुनकर शॉक हो गए और बोले, दिव्या, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें मेरे बारे में ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने कहा, आप तो मेरे झूठे पति होने के बाद भी मेरा ख्याल रखते हैं और मेरे पति असली तो मेरे लिए टाइम ही नहीं देते हैं। ये कहकर उदास हो गई। राजेश्वर जी हंसे और बोले, अरे दिव्या, कितनी भोली हो तुम। हम दोनों का रिश्ता बस एक दूसरे के शरीर को खुश करने तक ही है। और रही बात तुम्हारे पति की, तो वो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैंने गुस्से में कहा, अगर उन्हें मुझसे इतना ही प्यार है तो मुझे बार बार छोड़कर क्यों चले जाते हैं? राजेश्वर जी बोले, शेखर मेरे पति का नाम था। जब भी मुझे मिलता है तो तुम्हारे बारे में ही बहुत बोलता है। वो सारी मेहनत बस तुम्हारे लिए करता है। ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा और बुरा भी कि कैसे मैं अपने पति के प्यार को कम समझ बैठी। लेकिन राजेश्वर जी ने मुझे अच्छे से समझाया और मेरी गलती का एहसास हुआ। हम दोनों काफी देर ऐसे ही सोफे पर बैठे थे। मैंने तो दिन भर कोई कपड़ा ही नहीं पहना था। सच कहूँ तो मुझे अब ऐसे ही रहने में बहुत मजा आ रहा था। कुछ देर बाद राजेश्वर जी ने मुझे खाने के बारे में पूछा तो मैंने कहा, मैं अब खाना बनाने की हालत में नहीं हूँ। हम दोनों दिन भर के बाद थक गए हैं और पसीने में लथपथ थे। तभी राजेश्वर जी ने कहा, तुम भी थक गई और मैं भी, तो चलो आज बाहर होटल में खाना खाने चलते हैं। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई और जल्दी से हाँ कर दी। बस मैं कपड़े पहनने के लिए उठने ही वाली थी कि राजेश्वर जी का फोन बजा। उन्होंने फोन देखा तो खुश हो गए। दरअसल उनके जिगरी दोस्त का फोन था, इसलिए वो खुश हो गए। फिर क्या, दोस्त जैसे आपस में हंसी मजाक करते हैं, बात करते हैं, वैसे ही उनकी बातें भी शुरू हो गई।
मैं राजेश्वर जी को हंसता हुआ देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि शायद घर चलने के हादसे के बाद वो पहली बार इतना मन भर कर हंस रहे थे। तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो खैर वैसी ही बैठी थी। राजेश्वर जी फोन पर बोलते हुए सुन रही थी और मन में सोच रही थी, यार बात कब खत्म हो गई इनका बोलना। बाहर खाने को भी जाना था, 8:30 बज गए थे। मैं ये सोच रही थी कि राजेश्वर जी फोन पर बात करते हुए बोले, अरे अभी अभी तो मुश्किल है, अच्छा कुछ अर्जेंट बात है। ठीक है फिर, ये कहकर उन्होंने फोन रख दिया। मैं किसका फोन था जी? राजेश्वर जी। अरे मेरे जिगरी दोस्त का फोन था, संजय नाम है उसका। अच्छा, तो क्या कह रहे थे वो? राजेश्वर, दिव्या देखो गुस्सा मत होना, पर मुझे अभी जाना होगा। मेरे सारे दोस्तों ने मुझे बुलाया है, मुझे जाना ही होगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, जाइए अपने दोस्तों से मिलकर आइए, हम किसी और दिन बाहर खाना खाने चलेंगे। राजेश्वर जी तुम सच में गुस्सा नहीं होना? मैं गुस्सा तो नहीं हूँ पर नाराज हूँ, लेकिन आप भी अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं तो मैं भी कैसे मना करूँगी। ऐसे ही बैठी थी कि राजेश्वर जी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि मेरे पति से ज्यादा मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता। मुझे भी मेरे पति से बहुत प्यार है, पर क्या करूं, मेरी आग ही इतनी बढ़ गई थी कि राजेश्वर जी से ही कर गई। मुझे मेरे पति की याद आ रही थी तो मैंने उन्हें फोन किया और बात करने लगी। हेलो, कैसी हो दिव्या? क्या हुआ, फिर से फोन किया? मैं जी वो आपकी याद आ गई। पति, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं तो फिर यहाँ क्यों नहीं आते? आना तो चाहता हूँ, पर तुम तो जानती हो बिजनेस को संभालना कितना मुश्किल है। मैं गुस्से में, तुम और तुम्हारा बिजनेस। अरे तुमने मुझे डांटने के लिए कॉल किया है क्या? नहीं जी, बस आप काम में लगे रहो और मेरी तरफ कुछ ध्यान ही नहीं देते, इसलिए। पति, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। ऐसे ही बात करते करते हमारी बातचीत थोड़ी गर्म हो गई और फिर मेरे पति ने मुझसे पूछा, राजेश्वर जी घर पर ही हैं कि नहीं? तो मैंने उन्हें कहा कि वो बाहर गए हैं। ये बोलते ही उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करने को बोला। उन्होंने मुझे अच्छे से देखना था। वीडियो कॉल करते ही मेरे पति चौंक गए, क्योंकि मैं एक नग्न हालात में ही थी। मुझे ऐसे देखकर बोले, वहाँ मेरी बीवी तो पहले से ही तैयार है। मैं इस बात पर मुस्कुराई। फिर उन्होंने भी अपने कपड़े निकाले और हम दोनों फोन पर ही एक दूसरे को खुश करने लगे। ये खेल करीब आधे घंटे तक चला और फिर हम दोनों शांत हो गए। मैंने पूछा, कितने दिन बाद लौटोगे? पता नहीं बेबी, 1 या 2 महीने लग सकते हैं। मैं इतने दिन, ये सुनकर थोड़ी खुश भी हो गई। और 1-2 महीने में राजेश्वर जी पति पत्नी बनकर रहेंगे। फिर कुछ देर बाद हमने बातें की और बातों बातों में बता दिया कि मैं राजेश्वर जी के साथ खाना खाने बाहर जाने वाली थी। मुझे लगा कि मेरे पति गुस्सा होंगे, पर वो उल्टा खुश हो गए। मेरे पति को मुझ पर पूरा भरोसा था। मुझे बुरा भी लगा कि मैं उनके विश्वास को तोड़ रही थी। फिर हमने एक दूसरे को बाय कहा और फोन काट दिया। मैंने घड़ी देखी, 9:30 बज गए थे। मैं बाथरूम गई और अच्छे से नहा लिया। पूरे आधे घंटे तक नहाने के बाद मैं रूम में तैयार होने के लिए गई। मैंने लाल नेट की साड़ी पहन ली और काले रंग का ब्लाउज। एक सरप्राइज था, तो बाद में पता चलेगा। मैं बहुत ही अच्छे से सज धज कर तैयार थी और राजेश्वर जी का इंतजार कर रही थी। करीब 11 बजे राजेश्वर जी घर आए। मैं इतनी देर क्यों कर दी? राजेश्वर जी मुझे देखकर एकदम थम से गए और बोले, दिव्या तुम कितनी सेक्सी लग रही हो, मन कर रहा है तुम्हें फिर से करूं। मैं शर्मा गई और उनसे पूछा, देर क्यों हो गई? उन्होंने कहा, बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। और फिर मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। मैं राजेश्वर जी के सामने गई और उन्हें गले लगाया। उन्होंने भी मुझे कस के पकड़ा। मेरी चीख निकल गई, राजेश्वर जी चलो दिव्या आप चलते हैं। मैं ठीक है। यही सिलसिला 2 महीने तक चला और अगले ही महीने मेरा जन्मदिन आने वाला था। तो मेरे पति ने मुझे सरप्राइज देने के लिए बताया भी नहीं और अचानक दोपहर को आ गए। उनके उनके पास ताले की दूसरी चाबी रहती थी।
तो वो बिना बताए, बिना शोर किए सीधा घर के अंदर आ गए। और बेडरूम के अंदर आते ही उन्होंने जो नज़ारा देखा, देखकर मानो उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई हो। उस समय दोपहर के 3 बजे थे और मैं राजेश्वर जी बेडरूम में नग्न हालत में ही सो रहे थे। मेरे पति ने हमें ऐसी हालत में देखा कि हम कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचे। इस घटना के बाद मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया और मैं भी अकेली हो गई हमेशा के लिए। कहानी का सारांश: समय पर और इंसान पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता हालात कब कैसी बन जाए। ना चाहते हुए भी इस कहानी के पात्रों के बीच सब कुछ हुआ और कुछ समय की खुशी के लिए उनके परिवार को तोड़ दिया। काश राजेश्वर जी को सहारा नहीं दिया होता तो ये सब कुछ भी नहीं होता। मैं तो अंत में यही कहूँगा, औरत और मर्द को हमेशा अपने दायरे में ही रहना चाहिए। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनके अंदर एक शैतान आत्मा भी है जो मौका मिलते ही उन पर हावी हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट में बताएं, गलती किसकी नज़र आती है, राजेश्वर की या उस लेडी की या उसके पति की जिसने एक बुजुर्ग को सहारा दिया अपने घर में। प्लीज़ कमेंट में बताएं।